हेलो फ्रेंड्स, अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग को जो पढ़ना है वह है पर्यावरण अध्ययन, जो हम लोग के सीटीईटी एग्जाम में इससे भी 30 प्रश्न रहता है, जिसमें 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से संबंधित रहता है और 15 प्रश्न पर्यावरण से संबंधित रहता है। दोस्त, हम लोग पहले संस्कृत सिलेबस और संस्कृत प्रीवियस ईयर जुलाई 2019 एवं दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर चुके हैं। साथ ही साथ बाल विकास से संबंधित मॉडल सेट और जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह सीटेट दिसंबर 2018 पेपर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न सेट है। तो आइए दोस्तों देखिए पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न हुआ, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन हुआ, यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन, ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम का अवसर है। और चौथा ऑप्शन, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। दोस्तों, विद्यालय में मिड डे मील योजना का कार्यक्रम ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। इस योजना की शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षण के साथ आहार या पोषण उपलब्ध कराना है, ताकि बच्चों को पोषणहीनता से बचाया जा सके। इस प्रकार बच्चों को शिक्षण के प्रति प्रेरित करने में भी मदद करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। यह ईवीएस शिक्षण के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला ऑप्शन, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। स्कूल बैग का कम वजन। तीसरा ऑप्शन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। और चौथा ऑप्शन, अवबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन होना बताता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। इसका उद्देश्य शिक्षण में पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में ऐसा संयोजन हो कि बच्चों को इसका दबाव महसूस न हो। इससे मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि प्रभावित होती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, स्कूल बैग का कम वजन। आइए अगला प्रश्न को देखें। ईवीएस कक्षा के समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हो गया, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। और चौथा ऑप्शन हुआ, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। दोस्त, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य बच्चों में सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना, प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना है। समूह में सीखने से बच्चा वर्कलोड कम होता है, साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे के सक्रिय रूप से भाग लेना और सीखने में सक्षम बनाना। आइए अगला प्रश्न को देखें। बाला का पूरा रूप क्या है? दोस्त, बाला का पूर्ण रूप बिल्डिंग एज लर्निंग एड है, अर्थात अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अर्थात इसका आंसर चौथा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। यह शिक्षण को प्रभावित करने के कारकों का एक तत्व है जो अधिगम का सहायक सामग्री के रूप में शामिल है। यह अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, पाठ्य सामग्री, नवीन सीखने की तकनीक आदि अधिगम सहायक के रूप में शामिल होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चे द्वारा अर्जित किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण।
तीसरा ऑप्शन, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। और चौथा ऑप्शन, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। दोस्तों, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है वह विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। इस प्रकार वैकल्पिक ढांचा नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है। वैकल्पिक ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ड्राइवर और एस्ले द्वारा वर्ष 1978 में किया गया था। यह ढांचा बच्चों को स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर देता है, इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। आइए अगला प्रश्न को देखें। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है। दोस्तों, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक बस रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच उन्हें मजबूत बनने से रोकती है, वे स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास पुरुषों के समान नहीं आ पाता है। हालांकि वर्तमान में वैसी महिलाएं जो स्वतंत्र होकर आगे बढ़ी है, उनकी भागीदारी शिक्षा, रोजगार आदि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, बस एक रूढ़िबद्ध धारणा है। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखें। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? दोस्त, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम है, वहीं गोवा की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। दोस्त, जम्मू कश्मीर भारत की सबसे उत्तरी राज्य है, जिसका अधिकांश भाग हिम घाटियों से आच्छादित है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। वहीं गोवा पश्चिमी तटवर्ती राज्य के रूप में महाराष्ट्र के नीचे अवस्थित है। इसकी राजधानी पणजी है, यहाँ सबसे बड़ा गिरजाघर मौजूद है। दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम और गोवा हो जाएगा बिहार के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखें। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस स्थिति में सबसे धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो। उल्लेखनीय है कि द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में वाष्पीकरण होता है। इसे दोस्त कपड़ा सुखाने की क्रिया से समझा जा सकता है। जैसे कपड़ा फैलाकर रखा जाता है वह जल्दी सूख जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखें। स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, तीसरा ऑप्शन चित्रण कौशल और चौथा ऑप्शन स्थितीय कौशल। दोस्त, स्थान, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। इस कौशल से किसी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पहचाना जा सकता है। इसका उपयोग नवीन स्थानों को खोजने और स्थितियों को जानने में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखें। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? सर्वप्रथम दोस्तों, यह हुआ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF 2000 ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। इसी के अनुसार विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के रूप में विषय को विभक्त किया गया है। इसी की सिफारिश के पश्चात वर्तमान NCF 2005 में इसे स्वीकृत किया गया है, जिससे बच्चों को एकीकृत रूप में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा NCF 2000, चौथा ऑप्शन। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखें। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि खेती का प्रचलन है? पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दक्षिणी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों, भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्र में की जाती है। इस जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। इसमें कुछ समय तक किसी भूखंड
पर जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। इसके पश्चात दूसरे स्थानों पर पुनः वृक्षों की कटाई कर खेती की जाती है। इसका प्रचलन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करता है, बिल्कुल सही है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, बिल्कुल सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। दोस्तों नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति होती है, वहीं यह पानी एवं हवा को बिना प्रदूषित किए सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इससे विकास को तो प्रोत्साहन मिलता है, वही स्थानीय लोगों को विस्थापित करने का विकास को भी प्रभावित करता है। पर्यावरण परिस्थिति की दृष्टि से जैव विविधता को प्रभावित करता है। इस प्रकार बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मी और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून के इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर है, साथ ही हिमालय की वृष्टि छाया में है, जिससे वर्षा कम होती है और क्षेत्र अपेक्षाकृत सूखा रह जाता है। भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन है पहला ऑप्शन, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर। दोस्तों ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है। इस विषैली गैस की उत्पत्ति निकट अवस्थित मथुरा की रिफाइनरी से होती है। यह गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। यह गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। यही कारण है कि ताजमहल के आसपास क्षेत्र में स्वच्छता की नीति अपनाई जा रही है। अतः दिया गया विकल्प तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने का कारण सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पहला ऑप्शन है पल्लव राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चोल राजवंश, तीसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश और चौथा ऑप्शन है काकतीय राजवंश। सबसे पहले जानेंगे दोस्त कि गोलकुंडा किला है कहाँ। दोस्त गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकुंडा के किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह को माना जाता है। कुतुब शाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में यहाँ 4 मीनार एवं हुसैन सागर झील अवस्थित है। इस किले की मरम्मत कराने का श्रेय प्रताप रुद्र को प्राप्त है। इसलिए दोस्त गोलकुंडा किला किसने बनाया? तो काकतीय राजवंश ने। आइए दोस्त अगला प्रश्न को देखें। 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? दोस्त सबसे पहले घनत्व, द्रव्यमान और आयतन के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, वहीं द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। तो हम लोग को पूछ रहा है 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान हम लोग का पूछ रहा है। घनत्व दिया है 15 ग्राम गुना आयतन दिया है 3 मिलीलीटर, तो 15 × 45 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है?
दोस्त जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि बोलते हैं। वहीं जिस भौतिक राशि में सिर्फ मात्रा और दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि के जैसे हो गया वेग, बल, संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण आदि हो गया। इसके विपरीत जिस भौतिक राशि में परिणाम होता है उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन आदि। अतः इसका विकल्प दूसरा सही हो गया, अदिश राशि, द्रव्यमान। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाता है? वैसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं गुजरती है या उसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी का गुटखा इत्यादि। इसलिए इसका आंसर एक ऐसी वस्तु जिसमें प्रकाश की कोई किरण गुजर नहीं सकती उसे अपारदर्शी बोलते हैं। इसलिए दूसरा आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? दोस्तों किसी वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित किसी वस्तु का भार का 6 गुना होता है, किंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों सतहों पर द्रव्यमान बराबर होता है। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, इसलिए चंद्रमा पर स्थित वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान 10 केजी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार और इसका भार हो जाएगा m/, मास इंटू ग्रेविटी। तो 10 केजी है, ग्रेविटी का मान 9.8 न्यूटन, तो इसका 98 न्यूटन हो जाएगा भार, जो ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका आंसर 10 केजी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। एक विलेय की विघटन दर किस पर निर्भर करती है? एक विलेय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। तापमान से विलेय के पदार्थों का विखंडन होता है। इसमें पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया होती है जिससे विघटन दर प्रभावी होता है। इसलिए इसका आंसर तापमान हो जाएगा। एक विलेय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कक्षा में बहस आयोजित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन समूह चर्चा और चौथा ऑप्शन पोस्टर बनाना। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति बच्चों के एक पौधे को अपनाने और पोषित करने के में मदद करना होगा। ऐसा करने से बच्चा द्वारा कार्य रुचिपूर्वक किया जा सकेगा, साथ ही वो बच्चे को प्रभावी होंगे और दूसरे को इसे करने हेतु प्रेरित करेंगे। इसलिए इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। बच्चों के पौधे अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखें। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम के रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। दूसरा ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। तीसरा ऑप्शन इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। चौथा ऑप्शन इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। दोस्त अभय द्वारा अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण कराने से समुदाय एवं बच्चों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनमें वे पीड़ित थे। इससे समुदाय के मध्य बातचीत का अवसर भी मिला। इतना ही नहीं, बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इस प्रकार नव चेतना भी लोगों के मध्य कायम की, किंतु बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने के साथ एक साथ काम करने में सक्षम नहीं बनाया। अतः दिया गया चौथा विकल्प इनसे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम नहीं बनाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखें।
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनके मौजूदा समय का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण। दोस्तों, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में प्रिया ने बच्चों से आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं आदि के बारे में अनुभव जाना। इसके पश्चात बच्चों से प्रश्नों को पूछकर मौजूदा समझ का आकलन किया तथा सुरक्षा पहलुओं पर विभिन्न सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा की। प्रिया द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण है, क्योंकि इस क्रम में सुरक्षा के उपायों का जानने हेतु विभिन्न समाचार पत्र एवं अनुभवों के माध्यम से सुरक्षा तकनीकों के उपयोग को समझा गया तथा दूसरे को भी इसके बारे में बताया गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। आइए अगला प्रश्न को देखें। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि पहला ऑप्शन है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है यह सस्ता और सुलभ है। तीसरा में बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। चौथा ऑप्शन है वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल चौथा ही ऑप्शन होगा। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि यह एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम में बच्चों के वातावरण में पारिवारिक परिवेश, आस पड़ोस, समुदाय आदि को शामिल किया जाता है। इससे बच्चे अनुभव ग्रहण करते हैं तथा प्रेरित होते हैं। इसका बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्त, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखें। ईवीएस शिक्षण अधिगम के कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन पाठ्यचर्या से बाहर जाना, दूसरा ऑप्शन पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, तीसरा ऑप्शन वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना और चौथा ऑप्शन पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। दोस्तों, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है। इसका आशय है कि बच्चों को कुछ व्यवहारिक दैनिक जीवन में घटित सामान्य घटनाओं को पुस्तकों एवं बाहर के माध्यमों से समझना। इससे शिक्षण रुचिकर होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है तथा पढ़ने समझने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा ऑप्शन रामा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। चौथा ऑप्शन शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। दोस्त, दिए गए प्रश्न में रामा ने जिस प्रकार कक्षा 3 के छात्रों को यह बताया कि माता पिता तथा बच्चे एकल परिवार का निर्माण करते हैं और जब दादा दादी तथा अन्य रिश्तेदार साथ होते हैं तो उसे विस्तारित परिवार कहा जाता है, यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। बिल्कुल, कक्षा में विभिन्न सोच एवं क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण के अभाव में बच्चों के समझने की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। इसलिए दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। आइए अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ए सभी। तो दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ए सभी। ईवीएस कक्षा में शामिल गतिविधियों में श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, उदाहरण देकर समझाना, सुनना आदि शामिल है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए सभी। आइए अगला प्रश्न देखें।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो, ये सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यह विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो। ऐसा होने से बच्चों को सीखने का अवसर कक्षा के साथ, विषय के साथ तथा कक्षा के बाहर के परिवेश से भी मिलता है। इससे बच्चों में समझ विकसित होती है तथा मनोरंजन पूर्वक एवं रुचिपूर्ण होकर तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। आइए अगला प्रश्न को देखें, अंतिम प्रश्न। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। पहला ऑप्शन है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। दूसरा ऑप्शन कि यह एक अवैध कार्य है। तीसरा ऑप्शन सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। और चौथा ऑप्शन कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्त ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों के जागरूक करना तथा संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान न पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार इसके माध्यम से यह भी बताने का प्रयास किया जाता है कि सपेरों को सरकार द्वारा आजीविका उपलब्ध कराए जाने पर या स्वयं को आजीविका का साधन खोजने के उपरांत सांपों को उनके उचित वातावरण अर्थात वनों में छोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अतः यह जागरूकता एवं संवेदनशील दोनों को व्यक्त करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या फिर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।